बुधवार को आएगा राज्य का बजट। हर वर्ग को है उम्मीदें। बजट में दिख सकती है मिशन 2023 की झलक। हो सकती हैं लोक लुभावनी घोषणाएं। पहली बार पेश होगा कृषि बजट। महिलाओं को बजट से भारी उम्मीद। किसान, छोटे उद्यमियों, सरकारी कर्मचारियों पर रह सकता है फोकस। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर हो सकता है विशेष ध्यान। स्वास्थ्य और शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की चिंता आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये अलग बात है कि राजनीतिक दल अपनी सहूलियत से इसका दारोमदार दूसरे पर डालते रहते हैं और अपने राज में रामराज होने का दावा करते रहे हैं। अब जब कोविड ने आम आदमी की आमदनी की अठन्नी को और छोटा कर दिया है और महंगाई की सुरसा के खर्चे का मुंह हर दिन हर रात बढ़ता जा रहा है, तो केंद्र से जो राहत, जो सौगात और जो चिंताएं मिलनी थी वो मिल गई। अब स्टेट के बजट पर सबकी निगाह है। 2 जून की रोटी लोगों को या तो नौकरी से मिलती है, या उद्योग धंधों, दुकान व्यवसाय से, और या फिर खेती किसानी से। ये तीनों ही तबके कोविड के बाद कुछ ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में प्रदेश के बजट में सबकी नज़रें इन सवालों के साथ टिकी हुई हैं कि बजट में सबको खुश करना कितनी बड़ी चुनौती। व्यापार और खेती किसानी को स्टेट बजट में क्या सौगात। और बेरोजगारों के घर में खुशी के कितने दिए जला पाएगा बजट। सुरेश गर्ग साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है रघुवीर पूनिया जी हमारे साथ, और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, सरकार अपने आप को उदार मना सरकार कहती है, इस बार कुछ ज़्यादा उदार मना अपने आप को बता रही है। ऐसे में क्या उम्मीद कर सकता है प्रदेश का जो 3 वर्ग, खासतौर पर मैंने कहा खेती किसानी करने वाला आदमी, उद्योग धंधा करने वाला आदमी, और नौकरी पेशा आदमी या नौकरी की उम्मीद करने वाला आदमी। देखिए जेपी जी, जो उम्मीदें केंद्र सरकार ने अपने बजट में पूरी नहीं की, वो उम्मीदें यहाँ पूरी होंगी। जो राहत की उम्मीद थी, जो रोज़गार देने की उम्मीद थी, इसके अलावा किसानों के लिए एक अलग से बजट आ रहा है जिसमें ये लेखा जोखा होगा कि क्या कितनी राशि सरकार किसानों को आवंटित कर रही है और किस लिए खर्च करेगी। इसके साथ ही जो आप देखेंगे, केंद्र सरकार से ये उम्मीद थी कि कोई कर कम करें या इनकम टैक्स में स्लैब करके राहत प्रदान करें, वो की राज्य सरकार ने आप देखेंगे पिछली बार भी बड़ा महामारी का भीषण काल था, खर्चा अत्यधिक हुआ, उसके बावजूद भी कोई नया कर नहीं लगाया, बल्कि विकास के नए रास्ते खोले। विकास हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, रोजगार देने की बात हो, ये सब किए थे। और वापस हमें उम्मीद है कि उससे बढ़कर ही इस बजट में आएगा, जिसमें विकास की बात होगी, चिकित्सा, शिक्षा के साथ ही कृषि पर फोकस होगा। और इसके साथ ही जो हमारे युवा साथी हैं, इनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके सरकार के द्वारा भी और अन्य तरीके से, जिससे हम रोजगार दे सकें, चाहे उद्योगों को बढ़ावा दे करके या टूरिज्म की नीति बना करके। इस तरह से ये हमारा फोकस रहेगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं और डिटेल में। सुरेश गर्ग साहब, आप पहले से निराश हैं, पहले से ही आप ये करें कुछ नहीं मिलने जाने वाला है, ये कैसे? इसलिए जेपी शर्मा जी, 2020-21 का इनका बजट आया था, तब माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम 7 संकल्पों के साथ में बजट ला रहे हैं। इनकी जो 7 संकल्प थे वो था निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला व बाल वृद्ध कल्याण, सूक्ष्म मजदूर, छात्र युवा जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली सड़क का मान, कौशल तकनीक प्रधान। अब निरोगी राजस्थान के अंदर इन्होंने चिरंजीवी योजना लाए। चिरंजीवी योजना की हालत यह है कि राजस्थान के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। लोगों ने 800 रुपए का प्रीमियम देके ये उम्मीद से
प्रीमियम दिया था कि हमें उसकी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज जयपुर के कोई से भी हॉस्पिटल में चले जाइए, चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। संपन्न किसान में इन्होंने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, दिन में बिजली देंगे, किसानों को सस्ते ऋण प्रोवाइड कराएंगे। न तो किसानों के ऋण माफ हुए, न दिन में बिजली दी गई है। महिला व बाल विकास का बाद आज राजस्थान अत्याचार में नंबर 1 है। रोज 18 राजस्थान के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और जो अत्याचारी है वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने में ये असक्षम है। युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने रीट का परिणाम देख ही लिए होंगे कि हजारों करोड़ रुपए का रीट के परिणाम के अंदर घोटाला हुआ है। इन्होंने पेपर पहले बेच दिया है। शिक्षा का परिधान, शिक्षा के अंदर किसी भी तरीके की, आप बताइए, इन्होंने हिंदी से इंग्लिश मीडियम कर दिया, तो हिंदी से इंग्लिश मीडियम तो कर दिया, लेकिन उन टीचरों का कहां जो इंग्लिश मीडियम वाले टीचर है ही नहीं, और हिंदी से इंग्लिश मीडियम कर दिया। पानी, बिजली, आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है, राजस्थान में सबसे महंगा पानी है। बिजली की दरें जो 2.5 रुपए 3 रुपए पर यूनिट में परचेज करते हैं, आज जनता को 12 रुपए 13 रुपए में बेचते हैं। पानी जो 50 रुपए का बिल आता है वो 1000 रुपए का बिल आता है। सड़क, आज गड्ढों की ये हालत है। आपके यहाँ भी आएंगे तो आपको गड्ढे मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के निवास के बाहर भी देखेंगे तो आपको गड्ढे मिल जाएंगे। ये सड़कों की हालत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई, जब आप 7 संकल्पों के साथ 2020-21 का बजट लेके आए, तो हम कैसे मान सके कि अब जो अगला बजट आ रहा है वो जनता के हित का ठीक है सुरेश जी, आपने बहुत केवल घोषणाओं का बजट हो सकता है, लेकिन जनता के हितों का बजट नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपनी बात रखी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने 7 बिंदु गिनाए जिस पर आप सरकार को घेर रहे हैं, उनमें से एक मुद्दे पर आपने केवल आंदोलन किया, रीट वाले मामले पर। चिरंजीवी योजना को लेकर कितने आंदोलन किया आपने? पानी बिजली को लेकर कितने आंदोलन किया आपने? हर मुद्दे को हम विधानसभा 3 साल में सिर्फ एक मुद्दे पर आप प्रदेश स्तरीय और बड़ा आंदोलन जिसको कह सकते हैं, जो रजिस्टर हुआ लोगों के जहन में, वो आंदोलन आप कर पाए। हम रोड पे हैं, इन्होंने बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए आप देखिए। आज जो कहीं 1000 रुपए का बिल आता था, आज 10,000 रुपए 15,000 रुपए से नीचे का बिल आता ही नहीं है। यही तो मेरा सवाल ये तो सुरेश जी, ये सारी पीड़ाएं आपकी मान ली, तो उसके बाद कौन लोगों की आवाज को उठाएगा? आप लोग उठाएंगे। आप लोग कहाँ लेकर गए लोगों के बीच में? आप तो एक मुद्दे को उठाया आपने। स्वर्णिम चतुर्वेदी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी। एक मिनट सुरेश जी, आज युवाओं के साथ हम खड़े हुए हैं। आज रीट के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक सुरेश जी, बचा रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी दीजिए, हो गए ना, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, इन्होंने जो मुद्दे उठाए, अभी मैं शायद कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी की थी, तो उसमें जो बातें आई तो मैं उसका एक साथ ही जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, चिरंजीवी योजना का आप बात करते हैं, 6 लाख से अधिक लोग 1 साल में उसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं राजस्थान में। ये लाभ प्राप्त किया लोगों ने 6 लाख। सुरेश जी एक मिनट, लेकिन स्वर्णिम जी देखिए, बहुत बेहतरीन योजना है, आम आदमी के निश्चित तौर पर हित की योजना है, लेकिन ये मानकर चलिए कि बड़े अस्पताल, जैसे बड़े स्कूल सरकार को कुछ नहीं समझते ना, वैसे बड़े अस्पताल भी सरकार को कुछ नहीं समझते। ये राजनीति की बात नहीं है, ये सुरेश गर्ग का आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। इस बात को सरकार को समझकर इसका उचित प्रबंध करना चाहिए कि उन बड़े अस्पतालों में भी ये चिरंजीवी योजना अपना असर दिखाए, आम आदमी को वहां भी राहत मिले। बोलिए अपनी बात। देखिए बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक जो विशेष वर्ग है, इनकम टैक्स पे ही है, केवल उनको 850 रुपए देना है, बाकी सबके लिए तो ये मुफ्त है। और आपने कहा कि जो बड़े अस्पताल अगर इसका लाभ नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करिए और पैसे वापस दिलवाएं। ये हुआ है और हमने किया है कि अगर किसी अस्पताल ने चिरंजीवी योजना के तहत अगर लाभ नहीं दिया तो उसको पैसे। सुरेश जी सवाल बचल रहे उनके मन में। दूसरी चीज ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि बिजली को लेकर के ये भूल जाते हैं कि 15 जिलों में, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया था, अगर रिपीट करके दोबारा सुनेंगे कभी तो आ जाएगा सामने कि 15 जिलों में दिन में बिजली आ रही है, तो वो भी कहते थे। और 3 लाख से अधिक किसान हैं जिनका बिजली का बिल 0 आ रहा है, जो हम राहत दे रहे हैं 1000 रुपए बिल में उनको प्रति माह। ये भी है 1200। अगर हमने महात्मा गांधी खोले तो हमने खोले 20,000 स्कूल बंद किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकीकरण के नाम पे, उनको भी हम दोबारा हमने चालू किया है। तो ये सारी चीजें हमने की। तो इनकी चिंता ये नहीं है, इनकी चिंता ये है कि युवाओं को रोजगार ना मिल जाए किसी भी तरह से। एक कहता है ना कि रेस में बाधा दौड़ होती है, उस बाधा दौड़ में बाधा बन के खड़े हो जाए या बाधा आ जाए तो उस पर ताली बजा लें। इससे अधिक कुछ नहीं है इनका काम, इसलिए जनता इनको नकारती जा रही है। आज अप्रासंगिक हो गए इसीलिए। सुरेश जी के पास आऊंगा, सुरेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सतीश रघुवीर पुनिया साहब, सरकार के सामने सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि पहले के जो बजट पेश होते रहे होंगे उससे कहीं ये बजट थोड़ा सा अलग होने की उम्मीद की जा रही है, पिछले 2 बजट भी इसी तरह से। लेकिन इस बार ये है कि कोरोना की तीसरी लहर ने उतना प्रभाव नहीं छोड़ा और लोगों को भी उम्मीद है कि उद्योग धंधे हैं वो अपने पटरी पर आ जाएंगे। उस लिहाज से
सरकार के पास क्या स्कोप है काम करने का और क्या चैलेंजेस हैं, क्या फोकस एरिया दिखाई देता है आपको? पुनिया साहब। जेपी जी, जो आपने डिबेट की ओपनिंग की थी कि 3 मुख्य समस्याएं हैं, एक रोजगार की, दूसरी उद्योग की समस्या और तीसरी किसान की समस्या। सरकार अगर इन तीनों बिंदुओं पर फोकस करेगी तो काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है सरकार को? उद्योगों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जेपी जी, आपको याद होगा कि राजस्थान में एक बार राजस्थानी कॉन्क्लेव हुआ था, पूरी दुनिया के उद्योगपति आए थे जी। लेकिन जाते समय वो ये कह के गए कि पिकनिक बहुत अच्छा था, पधारो हमारे देश की परंपरा राजस्थान ने निभा दी, बिल्कुल, लेकिन उद्योगों के लिए एक वातावरण तैयार होना चाहिए। और उद्योगों के वातावरण में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, बिल्कुल रिसर्जेंट भी हुआ है। ब्यूरोक्रेसी से निपटने में राजस्थान की सरकारें असमर्थ रही हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम है काम को अटकाना। आज राजस्थान सरकार के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके ऊपर प्रपोज्ड कैपिटल, वो मान लो कहेगा मैं 5 करोड़ की पूंजी लगाऊंगा, उसके ऊपर सबसे पहले टैक्स लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर, उसके करता है उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, आते ही उसकी जेब काटने लग जाओ। जब उसके बाद में वो लैंड कन्वर्ट करवाता है तो उससे कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं। तो इस तरह से जो सपोज वो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से 50 लाख रुपए तो सरकार ले जाती है उसकी किट्टी में से, और 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो पाता है। तो ऐसी दशा में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट लेकर आता है उसको कोई भी स्टाम्प ड्यूटी या टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, और जब तक वो 5 साल में प्रोडक्शन की अपनी 60% या 70% कैपेसिटी पर नहीं आए तब तक कोई टैक्स नहीं लगे। जेपी जी, मैं आ रहा हूं, इसमें 2-3 समस्याओं का समाधान है। इससे क्या होगा? इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन होगा, महंगाई घटेगी, पैरेलल रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से जो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये 2 वे इफेक्ट करती है, क्योंकि फैक्ट्री लगाने में उसने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड परचेज की है, कंस्ट्रक्शन किया है, ईंट भट्ठे वाले को काम मिलेगा, ट्रैक्टर वाले को काम मिलेगा। यानी इनिशियली जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें एक मशीनरी को छोड़कर बाकी पैसा सारा का सारा स्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो पैरेलली पहले परचेजिंग पावर बढ़ गई और उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ गया। तो रोजगार और इंडस्ट्रीज की दोनों समस्याएं एक साथ समाधान होती है। मैं दूसरे पहलू पर किसानी पर आऊंगा आपके पास। हाँ? लेकिन पहले स्वर्णिम जी सुनिए, आप हमेशा सवाल उठाते रहे रिसर्जेंट राजस्थान के ऊपर। उससे पहले 3 से 8 की सरकार में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा आयोजन था जिसमें बाहर से आकर उद्योगपति जुड़े थे। ये सवाल सिर्फ आप पर ही नहीं है, सुरेश गर्ग की पार्टी पर भी है, इनकी सरकार जो रही है इनके ऊपर भी है। सपने बड़े बड़े होते हैं, प्लान बड़े बड़े होते हैं, रोड शो हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर, वहाँ के उद्योगपतियों से, राजस्थानी प्रवासियों से सबसे मुलाकात हो जाती है, नतीजा आखिरकार सिफर आता है। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर जो काम करना चाहिए, बहुत बेहतरीन सुझाव जो पुनिया साहब ने दिए, इस तरह की चीज़ों पर काम क्यों नहीं हो पाता स्वर्णिम जी? देखिए, जो अभी हमारी सरकार का कार्यकाल चल रहा है इसमें पिछले काफ़ी समय से अलग अलग जगह पे हमने व्यवसायियों से मुलाकात की, हमारी सरकार के नुमाइंदों ने रिप्रेजेंटेशन हुआ, कलकत्ता में हुए, दुबई में कॉन्क्लेव हुआ, एक्सपो हुआ, उसमें गए थे और वहाँ पे होकर के MOU भी साइन हुए हैं। MOU साइन होकर के काम प्रारंभ हो रहा है। ये बजट में आपको देखने को मिलेगा जब बड़ी फैक्ट्री हीरो की फैक्ट्री लगी है राजस्थान में, और कोई बड़ी फैक्ट्री मुझे तो नजर नहीं आई। अगर कोई लगी हो तो MOU तक जाकर बात रह जाती है। और इसमें संभवतः है जो पुनिया साहब सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ अटकाव, नो लिखना, नो कहना, इसका कल्चर उसी तरह से जैसे पूरे देश में है। वो जिस दिन आप सही कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ इस बात को कि ब्यूरोक्रेसी अटका सकती है या उसमें रुकावटें ला सकती है, लेकिन अब जो सरकार ने निर्णय लिया है उसमें जो कहना चाहिए जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े कहना चाहिए मिनिस्टर लेवल पे, हायर लेवल पे जाकर के उस पर निर्णय लिया जा रहा है, उसमें ये देखा जाएगा कि निश्चित रूप से कोई अटकाए नहीं, कोई बाधा हो उसको हमारे मंत्री कर रहे हैं इस काम को। समय कम रह गया। गजेंद्र सिंह जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, तो जरा गजेंद्र जी की बात सुन लीजिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्योंकि नौकरी पाने के लिए जो जद्दोजहद होती है परीक्षाओं की, वो तो हम देखें, जो नौकरी पा चुके उस तबके की क्या स्थिति है, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? बोलिए, अपनी बात बोलिए। जी 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 सर, कर्मचारी पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके।
माननीय गहलोत साहब ने 2013 में जो 1 जुलाई 2013 में कर्मचारियों को जाते जाते एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, एक ग्रेड पे अपग्रेडेशन करके। उसके बाद में 30/10/17 में आते आते पिछली सरकार ने वो हमारी जो ग्रेड पे एक इंक्रीज की थी उसको काट लिया। अब हम पिछले 2018 से लेके अभी तक 3 साल हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिए, धरने प्रदर्शन भी किए, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी जो वेतन कटौती 30/10/17 के आदेश से जो हमें गहलोत साहब ने, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो 7580 से लेके 9840 किया था, इसी प्रकार 2800 वालों को किया था, 3600 वालों को किया था, क्योंकि 1700 रुपए से लेके और 3600 की ग्रेड पे तक के कर्मचारियों की वेतन कटौती हो रही है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से इस बजट के माध्यम से हमें बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि हमें आश्वस्त किया है पिछले दिनों वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप कुछ तसल्ली रखिए और आपकी जो ये कटौती है इसको बंद कर दिया जाएगा, ये हमारा। और फिर हमने आंदोलन भी किए, कोर्ट में भी गए, हमने जो माननीय न्यायालय ने 13/12/21 को एक आदेश दिया था कि इनको कर्मचारियों की जो वेतन कटौती और वेतन वसूली, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी 5 से 7 हजार रुपए कर्मचारियों की वेतन कटौती हो रही है, और पिछले 1.5 से 2 साल के बीच के जो एरियर बना था वो एरियर के लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में प्रत्येक कर्मचारी की कटौती हो रही थी। इससे पीड़ित होकर कर्मचारी हाईकोर्ट में गया था, और पिछले दिनों मंत्रालय संघर्ष समिति बनी, महासंघ से भी गए थे। उसके बाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इनको राहत दी जाए, क्योंकि दी हुई सुविधाएं किसी सरकार ने काटी है, तो इस सरकार ने काटी है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि आने वाले बजट में, हमें मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाला बजट फाइनेंस सेक्रेटरी हो चाहे स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हमने आश्वस्त किया है कि इसको हम पूरा करेंगे, और 30/12/17 को वसुंधरा सरकार के दौरान उत्पन्न हुई थी, जिसमें लोगों का वेतन भी घटाया गया, घटाने के साथ में जो दिया गया पहले उसको वसूली की कार्रवाई चल रही थी। तो इन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला 2016-17 में जब ये इनके प्रमोशन हुए या वेतन निर्धारित किया गया, तो उसमें सर जो हम 3 साल से उसका वेतन हो गया। तरीके से मांग करते आए, उसके बाद में हम कोर्ट की शरण में गए। नहीं, बिल्कुल ये कोर्ट माननीय न्यायालय में जाके हमने न्यायालय करने के लिए कमेटी बैठी है, और निश्चित रूप से इसका निर्णय होगा। हमारी सरकार ही वेतन विसंगतियां दूर करेगी। बिल्कुल, हमारी सरकार ही वेतन विसंगतियां दूर करेगी। कमेटी तो 2013 में आप जाते जाते बनाई कमेटी सर 2017 नवंबर 2017 से कमेटी थी, सामंत कमेटी थी सर। सामंत कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया, उसके बाद में दूसरी कमेटी और बना दी, खेमराज चौधरी जी जो IAS है उनकी अध्यक्षता में प्रशिक्षण कमेटी बना दी, उसने भी अपनी रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बावजूद भी आज तक कर्मचारियों को नाराज करके आज आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पे। गर्ग साहब, सर निश्चित रूप से अगर मान लो कोई चीज चेंज हुआ, तो अगर 3 साल में अगर गहलोत सरकार नहीं कर पाई, तो ये गहलोत सरकार की नाकामी है। गहलोत सरकार को आपने 3 साल, मैं एक चीज चाहता हूँ कि 3 साल क्यों आश्वासन दे रहे हो आप, ये बताइए ना, आश्वासन क्यों दे रहे हो? जो आपने ठीक है, हमारी सरकार आ रही है 2023 में, 2023 में हमारी सरकार आ रही है, हम करेंगे निश्चित रूप से भी चालू कर दिया है। 2023 में हम 2023 में हमारी सरकार आ रही है, निश्चित रूप से करेंगे। बदलने में समय लगता है। आप 1.5 साल पहले तो माफी मांगो, हमारी सरकार से पहले आप कर्मचारियों से माफी मांगो कि आपने वेतन आपकी 2017 में थी, इनकी 2018 में आगे, कर्मचारी तो वही के वही हैं। सुनिए, अब एक मिनट सुनिए ना। अरे सुरेश जी, रघुवीर पुनिया जी, अरे सुरेश जी सुनिए, स्वर्णिम जी सुनिए, स्वर्णिम जी प्लीज, सर 13 में अरे गर्ग साहब सुनिए ना, गर्ग साहब आपकी सरकार आए तब कर लीजिएगा फैसला, 2017 में तो करके चले गए आप। अब सुनिए रघुवीर पुनिया जी, खेती किसानी का सबसे अहम मुद्दा, गर्ग साहब 2017 में आपकी सरकार ने काटा था, 2018 में दूसरी सरकार आ गई। करों की जो बात आती है उसमें तो वैट के अलावा पेट्रोल डीजल पर, जिसमें कितना बड़ा बवाल होने के बाद कितना कम किया गया राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, हमको पता है। तो महंगाई की तो बात करें, उसका कोई मतलब नहीं है। खेती किसानी एक बड़ा वर्ग, 80 लाख किसान राजस्थान में बताए जाते हैं, उनको किस तरह की राहत मिलनी चाहिए, मिल सकती है? जेपी सर, खेती किसानी के लिए सबसे पहले जो उनको इनपुट मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इनपुट मटेरियल उनका सबसे पहले है खाद,
बीज, पानी, बिजली। जी। बिजली उनको टाइम पर मिले, पानी उनको टाइम पर मिल जाए, खाद प्रॉपरली मिल जाए और ये पेस्टिसाइड रीजनेबल रेट पे मिल जाए। उसके बाद में जब वो फसल बेचने जाएं तो उनको मंडी में एमएसपी मिल जाए। और जेपी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, एमएसपी क्यों मिलनी चाहिए, इसके ऊपर किसान आंदोलन के टाइम पर एक डिबेट होती थी कि जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कल को ऑमलेट वाला भी कहेगा मुझे भी एमएसपी मिलनी चाहिए, कल को चाय वाला कहेगा मुझे भी एमएसपी मिलनी चाहिए। उनमें जेपी जी और किसान के प्रोडक्शन करने के पैटर्न के अंदर एक अंतर है। चाय बनाता है वो रोजाना अपना दूध, चीनी और चाय पत्ती खरीदता है और बेचता है, तो एक उसका प्रोडक्शन चाय का और चाय की बिक्री दोनों में एक सामंजस्य बैठता है। किसान के साथ क्या होता है, पूरी 6 महीने की मेहनत होती है, वो पूरे देश का 1 साल का उत्पादन, अप्रैल महीने में गेहूं का उत्पादन होता है, मार्च महीने में सरसों का उत्पादन होता है, तो बाजार के अंदर डिमांड और सप्लाई का एक मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं बैठता। सरकार इसमें कुछ कर सकती है क्या? सरकार को एमएसपी के लिए गारंटी बना देनी चाहिए, क्योंकि पहले मंडी, ओरिजिनली मंडी बनी थी तो ये हुई थी कि अगर एमएसपी से कम पे व्यापारी नहीं खरीदेगा, अगर व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीदेंगे तो मंडी उसकी बोली कैंसिल कर देगी और मंडी खुद उनको वहां पर स्टोर रखेगी और मंडी खरीदेगी। ये प्रावधान लागू किया जा सकता है जेपी सर। सरकार किसानों के लिए कानून बना के भेज चुकी है ना, तो वो तो आगे तो राजनीति के बीच में फंसा हुआ है, राजभवन में, राष्ट्रपति के पास। खैर चलिए, नजरें सबकी टिकी हुई है बजट के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।